से खिताब कर रहे हैं। महमूद खान को कहा है कि पूरी रजिस्ट्रेशन करें, हुई है आईडीपीज की। हमने इनको पैसे दे रहे हैं ताकि अपने घर फिर ठीक करें, अपने कारोबार चलाएं, अपने हालात बेहतर करें। इंशाल्लाह महमूद खान पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट पूरा आपकी मदद करेगी। दूसरा, अब आज ये टीवी कैमरा में ये सारा इलाका सारे पाकिस्तान में जा रहा होगा। लोग देख रहे होंगे कि अल्लाह ने ये औरंगजेब में कितनी खूबसूरती और कितना खूबसूरत अल्लाह ने ये जमीन दी है आपको। और क्योंकि मैं अपर औरंगजेब भी गया हूं, वो भी अल्लाह ने खूबसूरत तरीन जगह दी है। तो इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत पहली हुकूमत है जिसने फैसला किया है कि पाकिस्तान में टूरिज्म को फरोख्त दे। तो ये आपके इलाकों के अंदर मेरे महमूद खान से कहा है कि हमने आपके लिए टूरिज्म के लिए सहूलतें पैदा करनी है। टूरिज्म से क्या होता है? टूरिज्म से लोगों के लिए कारोबार बढ़ते हैं, नौकरियां बढ़ती हैं। हर जगह जिधर टूरिज्म होती है, जब बाहर से लोग पैसा खर्च करते हैं, लोगों के कारोबार, दुकानें चलती हैं, नौजवानों को रोजगार मिलता है। आप हैरान होंगे, आप नौजवानों एक चीज हैरान होंगे सुन के कि मलेशिया में, आप जरा ये सुने, 22 अरब डॉलर की टूरिज्म से फायदा होता है। तुर्की में 40 अरब डॉलर की तुर्की में टूरिज्म से फायदा होता है। और हमारे पाकिस्तान में, जिसमें अल्लाह ने वो चीजें दी हैं जो ना तुर्की में है ना मलेशिया में है, वो खूबसूरती दी है, वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें दी हैं जो शायद ही किसी मुल्क में है। और हमारे मुल्क में टूरिज्म का होना ना होने का फायदा ही नहीं होता, क्योंकि हमने फरोख्त ही नहीं दी। तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत वो आएगी जो आपके इलाकों के अंदर टूरिज्म करेगी, ताकि नौजवानों आपको यहां नौकरियां मिलें। सबसे इस वक्त मेरी हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज एक है कि मैंने अपने नौजवानों को नौकरियां देनी है। इसके लिए इंशाल्लाह एक तो हमने ये जो महमूद खान ने बताया, जो रोजगार स्कीम के नौजवानों को सूद के बगैर कर्जे देंगे ताकि अपनी बिजनेस कर सके, दुकानें चला सकें। फिर हमने हुनर सिखाना है, स्किल एजुकेशन। एक तो डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज के अंदर स्किल एजुकेशन देनी है। यानी कि देखिए, एक मजदूर सारा दिन काम करता है, सारा दिन काम करके 200, 300, 400 रुपया कमाता है। लेकिन अगर उसी को 3 महीने लगा के हम हुनर सिखा दें, तो वो ही सारा दिन काम करके दिन में 3-4 हजार रुपया कमा सकता है। और अगर उसकी और हम उसे और हुनर सिखा दें, कंप्यूटर सिखा दें, कंप्यूटर के अंदर बेहतर चीजें सिखा दें, तो वही नौजवान दिन का 10,000 रुपया कमा सकता है। कहने का मतलब यह है, एक मिनट मैं ये थोड़ी देर से उतारने लगा हूं क्योंकि मेरी आंखों के सामने नहीं आ रही है। इस मुल्क के 60% पाकिस्तानी 30 साल की उम्र से कम है। हमारी ये ताकत है, अगर हम इन्हीं नौजवानों को तालीम दे दें, इनको हुनर सिखा दें, स्किल एजुकेशन दे दें, यही नौजवान इस मुल्क को उठा के कहां से कहां ले जाएगा।
कबायली इलाके के अंदर हमारी जो रवायतें हैं, हम अपनी घर में बेटियों को कंप्यूटर एजुकेशन जो अब है आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो इनकलाब है, उनको घर में अगर हम कंप्यूटर सिखा दें, वो घर बैठे बैठे अपने रोजगार अपने घर में बना सकती हैं। इसका मतलब ये कि या रवायतें भी हम रख सकते हैं, लेकिन हम अपने घर में बैठे बैठे ख्वातीन को मौका दे सकते हैं रोजगार कमाने में, अपनी घर बार अपना हालात बेहतर करने में। उसी तरह नौजवानों को, तो हमारा अब सारा जोर होगा, अब जो कबायली इलाका जम हो गया है पख्तूनख्वा के साथ, अब हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने कबायली इलाके को ऊपर उठाएं, अपने नौजवानों का तालीम का निज़ाम बेहतर करें, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, यहाँ आपके लिए या मदनियात हैं, मिनरल्स हैं, उसके लिए लोगों को लेके आएँ। नीचे इलाके में गैस है, तांबे के ज़ख़ीरे हैं। ये जो अब तक क्योंकि हालात अच्छे नहीं थे, कोई बाहर से आता नहीं था सरमायाकारी करने के लिए, इंशाल्लाह ये सारा इलाका सरमायाकारी के लिए खोलें, ताकि यहाँ से हमारे नौजवानों को कराची ना जाना पड़े नौकरियां ढूंढने के लिए, इस्लामाबाद ना जाना पड़े, पेशावर ना, यहाँ बैठे बैठे नौजवानों को नौकरियां मिलें। हमने नौजवानों, हमने आपके लिए ये जो हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक हुकूमत ने कोशिश की है कि जो हमारे गरीब तबका है, अगर वो बीमार हो जाते हैं तो एक गरीब मजदूर जो सारा दिन मेहनत करता है, या जो किसान वो मुश्किल से अपने घर में अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है, एक घर में बीमारी होती है, वो बेचारा मकरूज हो जाता है, उसके पास पैसा नहीं होता। अब जो हमने फैसला किया है, सारे कबायली इलाके के अंदर हम आपको हेल्थ कार्ड यानी हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं हर खानदान को। हर खानदान के पास हर खानदान के पास 7,20,000 रुपया उस कार्ड के ऊपर होगा। उस खानदान में किसी भी अस्पताल में अपना जाके इलाज करवा सकता है 7,20,000 रुपए के बीच में। ये सारे कबायली इलाके में हम कार्ड बांट रहे हैं। मैं आपको जो तालीम की जब बात करता हूं तो एक और बात कहना चाहता हूं। आज तक किसी हुकूमत ने यह नहीं फिक्र की कि हमारे मदरसे में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारे मदरसे के बच्चों के लिए भी हम उनको मौका दें, वो भी ऊपर उठ सकें, वो भी ऊपर आ सके, पाकिस्तान में डॉक्टर बने, जनरल बने, जज बने। लेकिन कभी किसी हुकूमत ने मदरसों के बच्चों का कभी परवाह नहीं की। मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं, मैंने ये फैसला किया है कि जो मदरसों के बच्चे हैं ये मेरे बच्चे हैं। मैं इंशाअल्लाह आपको दिखाऊंगा कि अब से हमारे जो 26 लाख मदरसों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। चंद ऐसे भी मदरसे हैं जिधर से बच्चे निकलते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मदरसे के बच्चे उन जब पढ़ भी जाते हैं उनको रोज़गार नहीं मिलता। हमने इंशाअल्लाह, मैं सारे दीनी मदरसों के जो एसोसिएशंस हैं उनके साथ बैठ रहा हूँ, उनके साथ हम बैठ के ये अब कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे दीन भी पढ़ें, पूरी दीन की भी तालीम लें, लेकिन साथ साथ साइंस भी पढ़ें, इंजीनियरिंग भी पढ़ें, ताकि वो हमारे जब बच्चे हों तो कोई भी किसी भी शोबे में जाना चाहे वो जा सके। तो इंशाअल्लाह मेरा ये भी अब वादा है कि मदरसों के ऊपर भी हम पूरा जोर लगाने लगे हैं।
मैं आता हूं कि जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं। अब नौजवानों, इधर औरंगज़ई में बैठ के मैं ज़रा आपसे सवाल मैं चेक करना चाहता हूं कि आप कितना समझते हैं कि बाकी पाकिस्तान में क्या हालात हैं, सियासी तौर पे क्या हालात हैं। सियासी तौर पे इस वक्त ये हालात हैं कि हमारे मुल्क में जिन लोगों ने पिछले 10 साल यहां हुकूमत की, उन्होंने जिस सतह की चोरी की इस मुल्क पे, जिस तरह उन्होंने हमारा मुल्क लूटा। जब इनके आने से पहले 2008 में पाकिस्तान का, अब मैं सवाल पूछता हूं, कितना कर्जा था आज से 10 साल पहले? माशाल्लाह, मुझे 2-3 आवाजें आ गई हैं। 6,000 अरब रुपया। अच्छा, अब मैं दूसरा सवाल, 10 साल के बाद ये गए तो कितना कर्जा छोड़ के गए? ऊंचा ऊंचा। माशाल्लाह, औरंगज़ई के नौजवानों, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये इलाका बड़ा उठेगा जिस तरह इस तरह के बाशऊर नौजवानों। 6,000 अरब से 30,000 अरब पे पाकिस्तान का कर्जा लेके गए। 6,000 अरब, 60 सालों में पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब था। 60 सालों में मंगला डैम, तरबेला डैम, मोटरवे सब बनने के बावजूद पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब था। पिछले 10 सालों में 6,000 से कर्जा गया 30,000 पे। और अब मैं आपको बताता हूं गया कैसे। गया ऐसे कि यहां 3 घरों ने जो चोरी करनी शुरू की, ये इन्होंने पहले भी चोरी की। दोनों घरों ने पहले जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दे दिया, नवाज शरीफ खानदान को सऊदी अरेबिया जाने दिया, और वहां जाने दिया, और पीछे हुदायबा पेपर मिल जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था वो बंद कर दिया। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ये जरा सुनने आपने, मनी लॉन्ड्रिंग जिसकी वजह से आज अगर ये हमारे ऊपर कर्जे ना चढ़े होते, ये जो आपने डिमांड्स दी हैं ना, ये कुछ नहीं है। मैं आज आपके पास आके वो अनाउंसमेंट्स करता, ये सारे मैं इलाके को बदल देता आप यहां आके। लेकिन बदकिस्मती से आज हमारे पास वो पैसा नहीं है। इस मुल्क पे जो कर्जे चढ़े हुए हैं, सिर्फ दिन का कर्जों के ऊपर जो हम सूद देते हैं वो है 6 अरब रुपए से ज्यादा, सिर्फ दिन का। तो मकरूज है मुल्क, मैं उस तरह पे पैसा खर्च नहीं कर सकता जो करना चाहिए, क्योंकि आपके वो इलाके हैं जो पीछे रह गए हैं। मेरी सारी तहरीक इंसाफ की हमारा फलसफा ये है कि हमने अपने निचले तबके को ऊपर उठाना है और उन इलाकों को ऊपर उठाना है जो पीछे रह गए हैं, जिस तरह कबायली इलाका है, जिस तरह बलोचिस्तान के इलाके हैं, जिस तरह अंदरून सिंध में इलाके हैं, जिस तरह पंजाब में डीजी खान, राजनपुर, ये पीछे रह गए हैं। तो अगर आज पैसा होता तो सबसे पहले इन इलाकों पे हम खर्च करते ताकि लोग ऊपर आते। लेकिन कर्जे चढ़े हुए हैं। हम ये कर्जे उतारेंगे इंशाल्लाह, ये अभी टाइम लगेगा, लिहाजा इस वक्त वो पैसा नहीं है। लेकिन ये समझें कि ये हमारे पर कर्जे इसलिए चढ़े कि पहले एनआरओ दिया मुशर्रफ ने शरीफ खानदान को बाहर जाने के लिए, हुदायबा पेपर मिल का मनी लॉन्ड्रिंग केस उसने वो बंद कर दिया, उसमें 1 अरब रुपया पाकिस्तान से चोरी होकर बाहर गया था। फिर उसने आसिफ जरदारी को एनआरओ दे दिया 2008 में वापस आने का, उसके सारे केस माफ कर दिए। लेकिन इन्होंने किया क्या?
जब ये दोनों वापस आए 2008 में, तब से पाकिस्तान के ऊपर कर्जे चढ़ने शुरू हो गए, लेकिन इनकी दौलत भी बढ़नी शुरू हो गई। उधर जरदारी की और ओमनी ग्रुप की दौलत बढ़ गई, उधर नवाज शरीफ की नई कंपनी हिल मेटल, वो दौलत, उसके 2 बच्चे जाके बाहर बैठ गए लंदन में, वो अरबोपति बन गए। कभी सुना है कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर के 2 बेटे कहते हैं कि हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं? लंदन में बैठ के अरबोपति, 600 करोड़ रुपए के घर में रहने वाला नवाज शरीफ का बेटा कहता मैं पाकिस्तान शहरी नहीं, मैं जवाबदेही नहीं हूं। उन्होंने पैसा बनाया, वो अरबोपति। फिर शहबाज शरीफ ने कहा अगर एक धेले का भी करप्शन मेरे पे साबित हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। अब शहबाज शरीफ का और उसके बच्चों का वो भी करप्शन नजर आ गई, उनकी भी मनी लॉन्ड्रिंग नजर आ गई। ये टीटी स्पेशलिस्ट बन गए, टेलीग्राफिक ट्रांसफर से वहां बाहर से पैसे आ रहे हैं, पता नहीं किधर से पैसे आ रहे हैं, और पैसे अरबों पैसे आते जा रहे हैं और बच्चे अमीर होते जा रहे हैं। तीनों खानदान अमीर हो गए, मुल्क गरीब हो गया, मुल्क मकरूज हो गया, ये अमीर हो गए। अभी नहीं। अब बात ये है, अब आपको मैं बताऊं कि जब से हमारी हुकूमत आई है, ये सारे मिलके पहले दिन से कह रहे हैं जी हुकूमत फेल हो गई। जरदारी उधर से खड़ा हुआ कहता मैं पाकिस्तान की, और वो उसका बेटा कहता मैं पीटीआई की हुकूमत हटा दूंगा। उधर फजल रहमान खड़ा होता है, वो कहता मैं हुकूमत हटा दूंगा। अब सवाल ये है कि अभी 8 महीने हुए हैं, क्या हमने इतना बड़ा जुर्म किया कि आप हुकूमत करा देंगे? ये इसलिए चाहते हैं, और अगजई के नौजवानों, ये मैं आप में शऊर पैदा कर रहा हूं, क्योंकि इस मुल्क ने आगे से, इस मुल्क के नौजवानों ने कभी करप्ट डाकुओं को इस मुल्क के ऊपर कभी भी उन्होंने सियासत नहीं करने देनी, कभी आगे से आपने नहीं करने देनी, क्योंकि जब आपके हुक्मरान करप्ट हो, वो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, वो मकरूज हो जाता है। तो इनको मुश्किल क्या पड़ी हुई है? इनको मुश्किल ये पड़ी हुई है कि हर रोज मेरे सामने इनकी करप्शन की नई दास्तानें आ रही हैं। इनको डर ये है कि अगर इमरान खान 2 साल भी रह गया तो ये सारे जेलों में चले जाएंगे। इसलिए जमहूरियत खतरे में आ गई है। जमहूरियत नहीं खतरे में आई, जमहूरियत तो इंशाल्लाह मजबूत हो रही है। आपका चोरी किया हुआ पैसा खतरे में आ गया है। अब मैं आखिर में मैं महमूद खान आपको भी आज इस स्टेज पे से कह रहा हूं, और वहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार वो भी सुन रहे होंगे पंजाब के, उनको भी मेरी आवाज़ जाए। देखें, एक अच्छा कैप्टन मुसलसल अपनी टीम की तरफ देख रहा होता है। अच्छे कैप्टन ने मैच जीतना होता है। मैच जीतने के लिए वो अपनी टीम पे नज़र रखता है। कई दफ़ा उसको बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है, बैट्समैन किसी को ऊपर खिलाना पड़ता है, किसी को नीचे। कई दफा उसे किसी को टीम में निकाल के नए खिलाड़ी को लाना पड़ता है। जो कैप्टन होता है उसका सिर्फ एक मकसद होता है, अपनी टीम को जिताना। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका सिर्फ एक मकसद होता है, और मेरा सिर्फ एक मकसद है कि मैं अपनी कौम को जिताऊं, अपनी कौम को उठाऊं, और मैं अल्लाह को जवाब दूं। अल्लाह मेरे से चाहता है कि मैं इस मुल्क में अपने लोगों को, अपने कमज़ोर लोगों को ऊपर उठाऊं। ये मेरा मकसद है। इसके लिए अभी भी मैंने अपनी टीम के अंदर
बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया और थोड़ी एक आध तब्दीली की है। मैं आगे भी करूंगा। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद हो। तो मैं आपको मैं महमूद खान आपको भी ये कहता हूं, अपनी टीम के ऊपर नजर रखें। हम अल्लाह को जवाब दें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब अल्लाह आपको मुल्क का सरबराह बनाता है या सूबे का सरबराह बनाता है। हम सिर्फ अल्लाह को जवाब दें। वो देख रहा है, वो देखता है कि क्या हमारे मुल्क में जो हमारा कमजोर तबका है, जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जो बच्चे स्कूलों में नहीं जाते, सरकारी अस्पतालों में अगर इलाज ठीक नहीं हो रहा, अगर एकदम दवाइयों की कीमतें बढ़ जाती हैं, वो अल्लाह हमें हमारे से जवाब मांगेगा। इसलिए हमारे पे जिम्मेदारी है कि हम मुसलसल अपनी टीम पे नजर रखें और मुसलसल टीम के अंदर तैयार हो चेंज करने के लिए। कोई भी हमारा खिलाड़ी अगर सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, हमें तैयार होना चाहिए, या उसका बैटिंग ऑर्डर बदलें या उसको चेंज करके एक नया खिलाड़ी लेके आए। अब और सही आपसे आखिर में मैं आपको यह कहता हूं कि 27 साल के बाद मैं यहाँ आया हूं। मैंने यहाँ जब किताब के लिए आया था तो तब भी मुझे याद है अल्लाह ने आपको बड़ी एक खूबसूरत ज़मीन दी है रहने के लिए। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी, मैं बाकी भी कबायली इलाके में जाऊंगा, मेरी सारी कोशिश होगी कि कबायली इलाके के लोगों को अब मैं उठाऊं। जो कबायली इलाका सारे पाकिस्तान से पीछे रह गया, इसको मैं ऊपर लेके आऊं। और मैं ये अल्लाह से दुआ करता हूं कि अफगानिस्तान में अमन हो। अफगानिस्तान में अगर अमन हो तो हमारी तिजारत बढ़ेगी अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की हुकूमत को मैं कोई आज तजवीज़ नहीं दूंगा, क्योंकि वो कहते हैं मुदाखलत हो जाती है, इसलिए मैं कोई उनको तजवीज़ नहीं दूंगा। सिर्फ आपके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह अफगानिस्तान में अमन लेके आए, ताकि वहाँ वो भी लोग ऊपर उठ सकें। उन्होंने 40 साल सिर्फ जंग देखी है। मैं अभी शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल गया पेशावर में, 2 मुझे अफगानिस्तान के मरीज मिले, मज़ार शरीफ से आए हुए थे। सोचो, मज़ार शरीफ से पेशावर में शौकत खाना में इलाज करवाने आए थे। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह अफगानिस्तान में थोड़े हालात बेहतर हों। मैं शौकत खानम को कहूंगा कि पूरी कोशिश करें अफगानिस्तान में भी एक कैंसर हॉस्पिटल बनाए, ताकि मरीजों को इतनी दूर इलाज करवाने के ना आना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अगज़ई जलसे से खिताब कर रहे थे। कहना यह था कि आपको यकीन दिलाने आया हूं कि हम आपकी